नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ solute upon volume of solution in liters। तो क्या डिनोमिनेटर कैपिटल एम के जैसा है, लेकिन न्यूमरेटर में एक नई चीज आ गई जो अब तक तो हमने पढ़ी नहीं कि ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या चीज होती है। तो आप लिख रहे हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन, अगर मैं यहाँ मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं तो ये क्या कहलाएगा, मोल्स। मैं मोल्स नहीं इक्विवेलेंट्स निकालना हूं तो यहाँ क्या लिखूंगा, वेट अपॉन। तो अब आप फिर से क्या कहने वाले हो, सर वेट तो ठीक है क्वेश्चन में दिया आएगा 4 ग्राम 5 ग्राम 3.5 ग्राम जो भी है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है सर, मॉलिक्यूलर वेट तो पता है लेकिन एन फैक्टर ये क्या है ये नहीं पता। एन फैक्टर बहुत सारी तरह से होता है, बहुत सारी तरह से निकालना पड़ता है। कैसे, इन केस ऑफ सॉल्ट्स एन क्या है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन इट। किसी सॉल्ट का नाम लो, K2SO4, KCl, MgCl2, Na2SO4, Na2CO3, सब क्या सॉल्ट्स ही है किसी ना किसी तरह। सॉल्ट कैसे बनती है, एसिड बेस की रिएक्शन से बनी होगी। तो ये किससे बनी होगी, NaOH और HCl की रिएक्शन से। ये किससे बना होगा, KOH बेस और H2SO4 एसिड की रिएक्शन से। ये किससे बना होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस और HCl की रिएक्शन से। कुछ तो आया कुछ कुछ। अब इसका इनफेक्टर क्या, इसमें टोटल प्लस चार्ज कितना है, 1 ही है Na प्लस, और नेगेटिव भी 1, तभी तो न्यूट्रल है, तभी तो सॉल्ट है। तो इनफेक्टर इसमें टोटल प्लस कितना है, 2K+ है या नहीं, K तो दिख रहे हैं 2, तो 2K+ यानी 2। और सल्फेट पे क्या चार्ज होता है, -2, तभी तो न्यूट्रल है। तो टोटल प्लस कितना है K2SO4 में, 2, टोटल माइनस भी कितना है, 2। तो कोई सा एक मान लो, MgCl2 में Mg पे 2+, एक ही Mg है उस पे क्या 2+, और 2 क्या, 2Cl है, तो 2+ और 2- तो क्या N। अगर मैं बोलूं AlCl3 नाम का मेरे पास एक सॉल्ट है, सपोज करें, तो N, Al पे क्या चार्ज, 9th क्लास लगाओ ना, +3, और Cl पे क्या चार्ज, -1। लेकिन टोटल Cl हैं कितने, 3 Cl है, तो मिला के -3, तो +3 या -3, तो N क्या। इन केस ऑफ एसिड्स एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, एसिड क्या देते हैं H+, बेस क्या देते हैं, नंबर ऑफ H+ इट प्रोवाइड्स। एसिड का इनफेक्टर क्या, नंबर ऑफ H+ इट प्रोवाइड्स। तो HCl HNO3, बताओ क्या इनफेक्टर, दोनों का अलग अलग इनफेक्टर क्या होना है। HCl कितने H+ दे सकता है, एक। HNO3 कितने H+ दे सकता है, एक। तो इनफेक्टर 1। आपने एक बेईमानी देखी हो मेरी, एन फैक्टर की डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ H+। अब देखना क्या बेईमानी कर रहा हूं, NaOH प्लस H2SO4 क्या बना, Na2SO4 प्लस 2H2O, यही बनी क्या बैलेंसिंग के बाद। तो बहुत ध्यान से देख के बताओ, इस रिएक्शन में H2SO4 ने कितने H+ दिए, H2SO4 के पास 2 H+ हुआ करते थे, अब दोनों H+ उसका साथ छोड़ गए, उसकी जगह 2 Na आ गया नहीं। तो इस रिएक्शन में H2SO4 का इनफेक्टर 2 है। अब लेकिन किसी स्पेशल हालात में, यूजुअली नहीं लेकिन किसी स्पेशल हालात में ये आ जाए कि मान लो ऐसा हो रहा है, होना तो नहीं चाहिए, होगा भी नहीं शायद, लेकिन मान लो हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन बैलेंस है क्या, देखो बैलेंस नहीं हुई, क्या रह गया, कितने एन है यहाँ, यहाँ कितने हैं, टोटल कितने एन एच है लेफ्ट में, इधर कितने हैं, कितने ओ है इधर टोटल, इधर कितने हैं, कितने एस हैं इधर टोटल, इधर कितने हैं, वैसे बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, चले। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 जो 2H+ दिया करता है, लेकिन यहाँ कितने दिए, एक ही तो दिया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2SO4 का इनफेक्टर 1 होगा। सर जी, इस H2SO4 के बेचारे के इस रिएक्शन के होने में कितने H+ लुट गए, कितने लुट गए, दोनों लुट गए ना। अब सल्फेट के साथ पहले 2H बैठे थे, अब सल्फेट के साथ एक भी H नहीं बैठा, तो H2SO4 धाड़े मार मार के रो रहा होगा या नहीं, क्या
कि इस रिएक्शन के होने के बाद मैं बर्बाद हो गया, मेरे दोनों H प्लस मेरा साथ छोड़ के चले गए, पता नहीं कहाँ से ये Na प्लस आ गए दो। तो H2SO4 भाई तेरे कितने H प्लस लुटे। और ये वाले H2SO4 से पूछा तेरा बाद में क्या हाल हो गया जी, मैं ऐसा हो गया हूँ, कितने H प्लस उड़ गए तेरे, तो इसलिए तेरा इन्फेक्टर किसका, H2SO4 का। इस वाले में H2SO4 का इन्फेक्टर 2, क्योंकि मेरे ऐसे कभी खाया गया कि भाई कभी बाजार बाजार गए, वहां पे ऐसे हुआ भाई एक प्लेट गुलाब जामुन लिया, हुआ ही है। अब जब वो एक प्लेट गुलाब जामुन लाया, तो जब वो प्लेट पास में आई तो देखा उसमें 2 गुलाब जामुन है, होता है नहीं, एक प्लेट में। और आपको एक ही खाना हो तो क्या कहने थे, हाफ प्लेट गुलाब जामुन लिया। बात समझ आ गई। तो वही खेल है मोल्स और इक्विवेलेंट्स, कैसे है समझ आएगा। अब इस बात पे ध्यान देना, एक प्लेट में हम मान लीजिए आप एक चीट चाट वाले की दुकान पे गए, उससे बोला भाई एक प्लेट टिक्की लिया, तो आपने अपने शहर में या जहाँ कहीं टिक्की पहले खाई थी वो एक प्लेट में एक ही टिक्की देता था, तो आपने उस अंदाज में एक प्लेट टिक्की लिया। जब टिक्की की प्लेट आपके सामने आई नई दुकानदार की, उसमें 3 टिक्की है। अब इसका मोल्स और इक्विवेलेंट से क्या लेना देना। अगर मेरे पास 1 मोल H2SO4 है, H2SO4 तो कितना है 1 मोल, लेकिन उसमें टिक्की कितनी है 2 H प्लस है या नहीं। और बढ़िया से देखेंगे, पकड़ेंगे बात को अभी दोबारा आके। फिलहाल एसिड समझ आया, एसिड का इन्फेक्टर समझ आ गया कैसे। तीसरा नंबर किसका होगा फिर, बेसिस का। हाँ यहाँ पे एक चीज रह गई, इन्फेक्टर ऑफ एसिड को आप कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या कहते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड। HCl की, HNO3 की कितनी बेसिसिटी, 1, क्योंकि उनका इन्फेक्टर 1 है। H2SO4 की कितनी बेसिसिटी, 2, क्योंकि उसका इन जनरल इन्फेक्टर 2 है। तो कोई एसिड जितने H प्लस देता है उसे उसकी, हालांकि गड़बड़ है ना, क्या कहनी चाहिए उसकी एसिडिटी, लेकिन वो उसे उसकी बेसिसिटी कहते हैं। दूसरी बात, दूसरी तरह से बात, ये कितने H प्लस दे रहा है, तो इसको ये भी कहते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। प्रोटोन से प्रोटिक, प्रोटोन तो जानते होंगे किसे कह रहे हैं प्रोटोन, और दूसरा नाम प्रोटोन के नाम पे, एक तो वही है ही जो न्यूक्लियस में प्रोटोन, और कोई H प्लस आयन को भी तो प्रोटोन कहते हैं। हाइड्रोजन एटम में कौन कौन होता है, हाइड्रोजन एटम के अंदर कौन कौन होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन, 5 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं अकेला एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर फेंक दिया, क्या बन गया H प्लस आयन। रह क्या गया एक प्रोटॉन, तो इसलिए H प्लस आयन को, इसलिए H प्लस आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं। तो इसने कितने H प्लस दिए, तो इसलिए इसका नाम मोनोप्रोटिक। ये कितने H प्लस दे रहा है, तो इसलिए इसका नाम, जो 3 H प्लस देता होगा, अब देख पा रहे हैं, मोनोप्रोटिक, या फिर इसी का दूसरा नाम मोनोबेसिक। इसका डायप्रोटिक या फिर डाई बेसिक। बेसिस, बेस वो होते हैं इन जनरल जो क्या प्रोवाइड करते हैं OH नेगेटिव। तो एन फैक्टर क्या होगा, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयॉन्स इट प्रोवाइड। अब उसमें है कितने वो एक अलग बात, और दे कितने रहा है वो अलग बात हो सकती है या नहीं। मेरी जेब में 500 रुपए हैं और ये आए सर कुछ पैसे दे देते, तो मैंने 500 ही दे दिए या 10 दिए या 20 दिए, हो सकता है ना कुछ भी। या ये गारंटी है, ये आए सर कुछ पैसे चाहिए तो मैं 500 ही दूं, तो जिसके पास 2 H प्लस है 3 H प्लस है, क्या जरूरी है कि तीनों ही दे, 2 ही दे, कम भी तो दे सकता है। तो एन फैक्टर ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH नेगेटिव इट प्रोवाइड्स। अब NaOH, KOH कितना इन्फेक्टर रहेगा 1। और अगर मैं बोलूं CaOH होल ट्वाइस, तो इन्फेक्टर क्या। अगर मैं बोलूं AlOH होल थराइस, और मान लो ये पानी में टूट के दे ही रहे हैं, तो N क्या, तो इसको क्या बोलूं इन्फेक्टर को। वहां पे बोला था बेसिसिटी, यहाँ क्या होगा। तो अजीब बात है, एसिड्स की क्या होती है बेसिसिटी, और बेसिस की क्या होती है एसिडिटी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम साथ देने को तैयार नहीं हो रहे थे, बस इतना बोले थे एकदम सब पता है। नाम गोल, जिसका ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन मतलब इंग्लिश लगानी है बस, जिसमें O आके जुड़ गया उसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, जिसमें H आके जुड़ गया उसका हो गया हाइड्रोजिनेशन, किसी में पानी आके जुड़ गया हाइड्रेशन। इंग्लिश लगाओ, समझ रहे हैं बात आ रही है नहीं। किसी में CO2 आगे जुड़ गया कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्सिलेशन होना चाहिए था लेकिन उन्होंने कर दिया कार्बोक्सिलेशन। हाइड्रोजन आगे जुड़ गया तो, ऑक्सीजन आगे जुड़ गया तो, वाटर आगे जुड़ गया तो, CO2 आगे जुड़ गया तो। अब वापस आते हैं, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया उसका तो नाम, उसका तो कीजिए तेरा ऑक्सीडेशन हो गया। जिसका ऑक्सीडेशन हो गया हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा है सारा मामला।
एसिड्स की बेसिसिटी होती है, बेसिस की एसिडिटी होती है। जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हो जाए वो काला ऑक्साइड, याद आ गया, ब्लैक ऑक्साइड प्लस H2। क्या हुआ था, इस बेचारे का ऑक्सीजन लुट गया क्या? इससे पूछा भाई रिएक्शन के बाद तेरा क्या हुआ जी, मैं तो सूई रह गया, वो मेरा साथ छोड़ के भाग गया। तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का जाना, तो तेरा क्या हुआ भाई, रिडक्शन। H2 से पूछा तेरा क्या हाल हुआ भाई रिएक्शन के बाद, कि जी पहले आराम से H2 रहता था, पता नहीं कहाँ से वो आके चिपक गया, यानी वो आके जुड़ गया, तो मेरा क्या हुआ। तो जिसका ऑक्सीडेशन हो वो, और जिसका रिडक्शन हो वो, जहां पॉसिबल हो वहां तो आसान करके रटो ना चीज। अब इससे पूछा भाई तेरा रिडक्शन हो रहा है, तुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कह रहे हैं, कि मेरा रिडक्शन हो रहा है ठीक है, लेकिन मैं दूसरे वाले का क्या करा रहा हूँ, और क्योंकि मैं दूसरे का क्या करा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन है मेरा नाम। और इससे पूछो कि तेरा रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है ठीक है, लेकिन तू दूसरे का क्या करा रहा है, कि मैं ना उसका ऑक्सीजन चुरा के भाग रहा हूँ, यानी मैं उसका क्या करा रहा हूँ, तो इसलिए मेरा नाम। केमिस्ट्री भी हो गई, याद रखने की ट्रिक भी हो गई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का और रिड्यूसिंग एजेंट्स का। तो उसके केस में, उनके केस में एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट। पेट्रोलियम तो जानते हो कहाँ से मिलता है, ऑयल, पेट्रोलियम को कह सकता हूँ जहां से निकलता है उन्हें, उस जगह को। मान लीजिए 1 मिनट के लिए गोविंद नगर कॉलोनी में सामने पार्क है और यहाँ जमीन में से पेट्रोल निकलने लगे, तो ओएनजीसी वालों का सेटअप यहाँ के लग गया, ओएनजीसी के इंजीनियर्स यहाँ के काम शुरू कर देंगे। तो जब वो सुबह अपने घर से निकलेंगे, घर वाले पूछे मान लो कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं मैं रिग पे जा रहा हूँ जरा। कहाँ जा रहा हूँ, तो अब समझ गए रिग किसे कहते हैं। मैं मान लो इनके पापा ऑफिस में काम कर, कोर्ट में काम करते हैं, तो जब वो कहीं घर से निकले तो क्या कह के निकले, कोर्ट जा रहा हूँ। इनके मान लो वो स्कूल में काम करते हैं, तो जरा स्कूल होके आ रहा हूँ, तो वो क्या कह के निकलते हैं, मैं रिग पे होके आ रहा हूँ, समझे। अब मेरा इससे क्या फायदा है, ऑक्सीडेशन इज लॉस, ऑक्सीडेशन इज लॉस, किसका लॉस, रिडक्शन इज गेन, किसका गेन, इलेक्ट्रॉन्स का। तो जिसे इलेक्ट्रॉन खाने को मिल रहे हैं उसका क्या हो रहा है, अरे रिडक्शन इज गेन। जिसे खाने को मिल रहे हैं उसे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा, लॉस हो रहा, गेन हो रहा, सिंपल बात है। तुम्हारी जेब में नोट आगे गिरे जा रहे तो तुम्हारा लॉस हो रहा है नोटों का, या गेन हो रहा है, रिडक्शन इज। तो जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहा हो उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन का हिंदी मतलब तो घटना होता है। और ये क्या कह रहे, गेन को रिडक्शन कह रहे, इंग्लिश नहीं आती इन्हें। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन। तो जो बंदा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और वो किसका काम कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। आप तो डायरेक्ट बोल सकते हो। और जिसका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा उसका क्या हो रहा है, और वो किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। अब हम कैसे पहचानेंगे, तो किसी बंदे ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए, वो उसका एन फैक्टर, और इलेक्ट्रॉन लिए तो रिडक्शन, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन लिए वो उसका एन फैक्टर, और किसी रिड्यूसिंग एजेंट ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए वो उसका एन फैक्टर। तो शायद किसी बंदे ने नाम सुन रखा हो, एक आदमी, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का बादशाह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दुनिया भर की रिएक्शनों में जब भी बात आए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, KMnO4 मुंह निकाल के सामने खड़ा होगा जी मैं करूंगा। अब ये KMnO4 नाम का जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या मैं इसे बेईमानी में ऐसे लिख सकता हूँ, K प्लस को अलग करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। अब जिस रिएक्शन में मैं इसे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ, उस रिएक्शन में मैंने 2 बूंद H2SO4 टपका रखा है, तो बोलूं क्या मीडियम एसिडिक। किसी समान वमान में आपने 2 बूंद नींबू टपका दिया तो क्या कह दो, एसिडिक मीडियम बना रहा हूं मैं इसका या नहीं। तो मैंने 2 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड टपका दी तो मीडियम कैसा। और अगर मैंने उस KMnO4 के सॉल्यूशन में, उस रिएक्शन में 2 बूंद NaOH टपका दिया तो बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में KMnO4 साहब जब भी कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं तो बेचारे लुटने पिटने के बाद Mn2+ बन जाते हैं। अब वो याद रखना पड़ेगा जब तक रिडॉक्स नहीं पढ़ रहे, और जिन्होंने नहीं करना मत करो, वहां पे कर लेना, ठीक है। और बेसिक मीडियम में वो बेचारे लुटने पिटने के बाद MnO2 बन जाते हैं। अब कोई बंदा
थोड़ी मेहनत मार के बता सकता है क्या इस Mn के ऊपर, Mn के ऊपर क्या चार्ज होगा अगर होगा तो? MnO4 नेगेटिव में ये पूछा जा रहा है Mn पे चार्ज जैसा होगा तो कितना होगा? तो मैं बुद्धू बच्चों की तरह शुरू हुआ, मैंने बोला मान लो X है, 4 ऑक्सीजन है क्या? एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होता है? 9th क्लास, अगर जब अभी चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, वो 9th क्लास वाला एनसीईआरटी की बुक का टेबल, तो उसमें देखना होगे ऊपर 2 नेगेटिव, तो इसका मतलब 4 हो कैसे वाले? -2 वाले। और इस पूरे स्पीसीज पे नेट चार्ज कितना है? -1। देखना एक्स की वैल्यू +7 आई क्या? क्लास 12th का वाइवा भी है ये। अब जरा सोच के बताओ यहाँ एमएन पे क्या चार्ज है? +2। तो +7 वाला क्या बन गया? कैसे बना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन खा के या निकाल के? सब बुद्धू, 5 इलेक्ट्रॉन खा के, तो एन फैक्टर क्या हो गया? 5। थैला देखा है? मेरे पास एक थैला है, उस थैले के अंदर +7 चार्ज है। मैं आपसे कह रहा हूं इस थैले में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। आपने डाल दिया, ठीक सर, कितना चार्ज हो गया? 6 नहीं हो गया? अब मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, और मैंने कहा 5 इलेक्ट्रॉन डाल दो। 2 या +2? तो +7 को +2 बनाने के लिए थैले के अंदर डाले या निकाले? फिर तो एन फैक्टर कितना? तो इस रिएक्शन में KMnO4 का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़े तो क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर की वैल्यू बता दो दी, 5। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे ये +7 है क्योंकि ये भी तो KMnO4 ही है। यहाँ एमएन पे क्या चार्ज? +4। कैसे आ गया? एमएन का x, 2 ऑक्सीजन का 2 इंटू -2, नेट क्या है? नेट क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो क्या 0 या नहीं? तो ये +7 से क्या बना है? खाए इलेक्ट्रॉन या निकाले? थैला लगा लो ना। +7 से +4 बनाने के लिए उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाले होंगे या निकाले होंगे? डाले होंगे। कितने? तो 3 इलेक्ट्रॉन डाले, यानी एन फैक्टर 3। तो वही KMnO4 ही है, वही KMnO4 ही है। इस रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। और इस वाली रिएक्शन में उसी KMnO4 का इक्विवेलेंट निकालना पड़ गया, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय, भाई बैलेंस इक्वेशन, केमिस्ट्री से डर क्यों लग रहा होता है जी? इक्वेशन ही आएंगी, उनकी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी, वो नहीं हो रही होती, यही तो डर है सबसे बड़ा। और ये जो इक्विवेलेंट्स वाला फंडा है, ये जो नॉर्मलिटी वाला फंडा है, इसका फायदा यही है, बिना बैलेंस इक्वेशन के भी क्वेश्चन, बिना बैलेंसिंग के। केमिस्ट्री वालों ने अपने ऊपर इल्जाम लगने से बचाया कि भाई बैलेंसिंग के बिना भी देखो हम सही काम कर सकते हैं।